हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारे इम्पोर्टेंट केस लॉज हम इस वीडियो में देखेंगे, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आप जब किसी आर्टिकल को लिखते हैं तो उस पर आपको केस लॉज भी लिखने होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको आज के लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस देखते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस अनवर अली। ये जो केस है ये आपका आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 जो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। वैसे 14 से लेके 18 तक के जितने भी राइट्स हैं वो सब इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ये जो केस है ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें आपको जो मुख्य न्यायाधीश थे पतंजलि शास्त्री ने क्या कहा था वो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और विधि के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का ही एक उपसिद्धांत है। यानी आर्टिकल 14 जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करता है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के वाक्य में डिफरेंस हो सकता है, बट व्यवहार रूप में अगर देखा जाए तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पर इस केस को हम आर्टिकल 14 की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट केस मान सकते हैं। ये केस अगर आप लिखें तो आप आर्टिकल 14 में इसको ऐड कर सकते हैं, जो समानता के अधिकार की बात करता है। इसके बाद आता है ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य का केस। इसमें समानता एक गतिशील धारणा है और इसे परंपरागत सिद्धांतवाद की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है। इस केस में दरअसल जस्टिस पीएन भगवती थे। आपको जज का नाम ध्यान रखना है। जस्टिस पीएन भगवती जी ने ये कहा कि जो समानता है, जो इक्वालिटी है, वो एक गतिशील धारणा है, यानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लगातार गति हो रही है, मूवमेंट्स हो रहे हैं। आप समानता को एक स्टैटिक चीज़ नहीं कह सकते, उसको स्थिर नहीं कह सकते हैं, है ना, जो रुकी हुई है एक जगह पर। और क्योंकि पहले से जो पुराना सिद्धांत चला आ रहा था, जो युक्ति युक्त यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर आधारित था, इस केस में उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। यानी कि सोसाइटी में जिन लोगों के बीच में आप जो भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते हो उसके बारे में इन्होंने आलोचना की है। और ये जो इन्होंने कहा है कि जो इक्वालिटी है, जो समानता है, वो गतिशील है, वो स्थिर नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ये केस आया ईपी रोयप्पा के केस के बाद। इसमें क्या होता है कि जिस सिद्धांत की आलोचना इस केस में की गई थी, जो युक्तियुक्त वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जो आलोचना ईपी रोयप्पा के केस में की गई थी, उसी को सही ठहराया था जस्टिस सिरवई ने। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जस्टिस सिरवई थे जिन्होंने नए वाले सिद्धांत की आलोचना की। अब नया सिद्धांत दिया गया था ईपी रोयप्पा के केस में, तो उसकी आलोचना की गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले केस में। नए सिद्धांत की आलोचना की और जो पुराना सिद्धांत था रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, उसको यहाँ पर समर्थन दिया गया। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट केस आपका डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी ये 1983 का केस है और इस केस में क्या होता है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन समझते हुए सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल 1972 को इनलीगल यानी कि अविधि मान्य घोषित कर दिया गया। क्योंकि इस क्या होता है कि ये जो एक डेट थी, इन रूल्स के अंदर एक डेट बनाई गई थी, एक फिक्स डेट थी जिसके पहले रिटायर होने वाले और उस डेट के बाद रिटायर होने वाले लोगों के लिए पेंशन देने में, लोगों को जो पेंशन मिलती थी उसको देने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया गया था। और उनके बीच किया गया ये जो क्लासिफिकेशन था, इसको मनमाना माना गया कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति एक फिक्स डेट पर रिटायर होता है तो उसको आप इतना पेंशन दे रहे हो, और अगर कोई फिक्स डेट के बाद रिटायर होता है या उससे पहले रिटायर होता है तो उसको आप इतना पेंशन दे रहे हो। तो एक तरीके से यहाँ पे जो लोगों के बीच में क्लासिफिकेशन किया गया था, जो वर्गीकरण किया गया था,
वो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा था और इसीलिए ये जो रूल्स थे 1972 के, जो सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल्स थे, उनको यहाँ पर अविधि मान्य घोषित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा का केस 1981 का केस है। और इस केस में क्या होता है कि कोर्ट ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जो भी रूल्स थे, जो भी रेगुलेशंस थे, उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। दरअसल ये जो रूल्स थे, इन रूल्स को इस आधार पर इलीगल घोषित किया गया क्योंकि ये जो रूल्स थे ये एयर होस्टेस को के साथ उनकी जो सर्विस कंडीशंस थी, उनकी जो सेवा शर्तें थी, वो जो भी वगैरह वगैरह जो भी सेवा शर्तें थी वो अनरीजनेबल थी। मतलब बहुत गलत तरीके से शर्त जो है वो उन पर लगाई गई थी और अगर उनको देखा जाता तो वो बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण थी। तो एक तरीके से एयर होस्टेस के साथ ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा था और इसी बेसिस पर, इसी आर्टिकल के बेसिस पर ये एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जो विनियम थे इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम नालसा के केस के नाम से भी जानते हैं। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस के नाम से भी इस केस को जाना जाता है। 2014 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 14 है उसमें व्यक्ति वर्ड का यूज़ हुआ है, यानी कि इसमें परालिंगी व्यक्ति, परालिंगी मीन्स जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी इसमें आप शामिल कर सकते हो। ट्रांसजेंडर से भी कोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रांसजेंडर को भी तो स्टेट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, नीतियाँ होती हैं, उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी एरियाज़ में बिल्कुल ऐसा ही लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जैसे कि सिटीजन्स को मिलता है या दूसरे लोगों को मिलता है। अब वो मतलब जो स्कीम्स हैं, हेल्थ केयर है, उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें आपका हेल्थ केयर भी आ जाएगा, रोज़गार आ जाएगा, है ना। जो भी हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड हो रहा है वो इनको भी मिलना चाहिए, ट्रांसजेंडर को भी, है ना। इनको भी इक्वल सिटीजन राइट मिलने चाहिए जैसे दूसरे नागरिकों को मिल रहे हैं। ये नालसा वाला केस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 के लिहाज से। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 15 और 16 जो सेक्स के बेसिस पर भेदभाव करने से मना करता है, इसका प्रोटेक्शन भी इनको मिलना चाहिए जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं। और इसके लिए इस केस के बाद कोर्ट ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन भी दी कि किस तरीके से जो ट्रांसजेंडर है उनके संबंध में सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पे ये जो केस है ये आपका आर्टिकल 14 के बेसिस पर अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट ने इस के माध्यम से जो ट्रांसजेंडर थे उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन देने की बात कही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो ये आता है आपका प्रगति वर्गीस वर्सेस सिरिल जॉर्ज वर्गीस। ये जो केस है 1997 का केस है और इस केस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इस केस में जो भारतीय तलाक अधिनियम था, यानी जो इंडियन डाइवोर्स एक्ट था 1869, उसके सेक्शन 10 को जो है आर्टिकल 14 के बेसिस पर ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि आर्टिकल 14 का वो वायलेशन कर रहा था और सेक्स के बेसिस पर, है ना, सेक्स के बेसिस पर भेदभाव कर रहा था। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट केस जो भी हम देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके आर्टिकल 14 से रिलेट करते हैं। आर्टिकल 14 वैसे पढ़ने में तो छोटा सा है, लेकिन केस लॉ आपको इस पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इसीलिए जितने भी अभी तक हमने केस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपके आर्टिकल 14 के ही केस हैं। नेक्स्ट आता है जॉन वलामतोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2003 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका सक्सेशन एक्ट है, जो उत्तराधिकार अधिनियम है 1925, उसके सेक्शन 118 को आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक ठहराया था। दरअसल क्योंकि ये जो था, ये जो मतलब ये जो आप एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया उत्तराधिकार अधिनियम, उसकी जो धारा 118 थी ये कहती थी कि जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, जो भारत में रहने वाले ईसाई हैं, है ना, जो ईसाई धर्म से रिलेट करते हैं, उनको वसीयत के द्वारा, अगर वो वसीयत करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी अगर वो किसी को दान कर देते हैं तो वो दान नहीं कर सकते। एक तरीके से उन पर अपनी वसीयत को दान करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि वो दान के द्वारा अपना जो प्रॉपर्टी है वो किसी को नहीं दे सकते। आर्टिकल 14 का ये सेक्शन उल्लंघन कर रहा था और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति जिसके कोई भतीजा, भतीजी या कोई नज़दीकी रिश्तेदार है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को धार्मिक उद्देश्य के लिए यानी रिलीजियस पर्पज़ के लिए तब तक वसीयत नहीं कर सकता जब तक कि 6 महीने के अंदर वो किसी लॉ के द्वारा तय
तय की गई किसी सुरक्षित स्थान पर उस प्रॉपर्टी को जमा ना कर दे। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत बड़ा भेदभाव था और इंडियन क्रिश्चियंस के साथ, और यहाँ पर आर्टिकल 14 का यहाँ जो है उल्लंघन माना गया और कोर्ट ने इसको असंवैधानिक ठहराया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस जो है वो है आपका मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराइजन। यहाँ पर मद्रास सरकार ने एक ऑर्डर जारी करके राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों यानी जो अलग अलग कास्ट थी, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, उनके जो भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ स्थानों का निश्चित अनुपात निर्धारित कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार के इस ऑर्डर को असंवैधानिक ठहराया, क्योंकि वो जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उन्होंने क्या किया कि कुछ कास्ट के लिए, कुछ कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये कह दिया कि एडमिशन के लिए उन्हें मतलब कितना वो दिया जाएगा, कितना कोटा दिया जाएगा एक तरीके से, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन वो कर रहे थे कास्ट के बेसिस पर, ये कास्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था और मद्रास सरकार ने जो किया था ये नोटिफिकेशन निकालकर, तो उसी को कोर्ट ने गलत ठहराया और जाति और धर्म के आधार पर किया गया ये क्लासिफिकेशन जो था वो बहुत गलत था, ना कि ये स्टूडेंट की योग्यता पर निर्भर था। स्टूडेंट की योग्यता इसमें नहीं देखी जाती थी बल्कि कास्ट के बेसिस पर ये सब कुछ किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो केस है ये है आपका आर्टिकल 15 से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है जगवंत कौर वर्सेस बॉम्बे राज्य। इस केस की अगर बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य के द्वारा जो हरिजन कॉलोनी बनाने के लिए भूमि के को जब्ती के लिए यानी भूमि का जो अधिग्रहण था उसको आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 के अधीन शून्य घोषित कर दिया। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था इस केस में, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरिजन कॉलोनी जो बनाई जा रही थी उसके लिए जो भूमि लेनी थी है ना स्टेट के द्वारा, उसको आर्टिकल 15(1) के अधीन शून्य घोषित कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इन दोनों केस के जजमेंट की, एक तो मद्रास राज्य केस का जजमेंट और एक आपका जगवंत कौर केस का। तो इन दोनों ही जजमेंट्स के प्रभाव को दूर करने के लिए ही क्या होता है कि पहला संवैधानिक संशोधन किया जाता है, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है किस ईयर में, 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है। और जिससे आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ा जाता है। आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जो जोड़ा गया था वो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था और जो स्टेट को ये पावर देता है, क्या पावर देता है स्टेट को, कि वो सामाजिक और जो शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं यानी एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको, और जो SC ST कैटेगरी की जो भी प्रोग्रेस है या उनकी प्रोग्रेस के लिए स्टेट क्या कर सकता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी इन दोनों केस के प्रभाव के बाद ही ये जो था ये अमेंडमेंट किया गया था। मद्रास राज्य चंपाकम दोराइजन का केस तो है ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको ये केस मिल जाएगा। इसके बाद आता है बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य, 1963 का केस है। इस मामले में सरकार ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अधीन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जो OBC के कैंडिडेट्स थे उनको 28%, जो उससे भी ज़्यादा पिछड़े उनके लिए 22% और जो SC ST कैटेगरी के थे उनके लिए 18% आरक्षण कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से ये कहा कि इस तरह का जो ये उपवर्गीकरण किया गया है कि आप OBC में से भी आप बहुत ही ज़्यादा जो पिछड़े हुए हैं उनको निकाल रहे हो, फिर SC ST को भी उसमें से निकाल रहे हो, तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है और इसे कोर्ट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का सरासर अतिक्रमण बताया है कि आप जो कास्ट के बेसिस पे आप जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है आपने OBC वर्ग को निकाल लिया लेकिन उसमें से भी आप अधिक जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको अलग निकाल रहे हो, SC ST कैटेगरी के लिए अलग है। तो ये जो था ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का इसे कोर्ट ने सरासर अतिक्रमण बताया है। और अब आते हैं मंडल आयोग के मामले पे, ये है आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे हमने मंडल आयोग के मामले के नाम से भी जाना है। इस केस पर जो है ये जो केस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस जो है माना जाता है। इस केस पर हम पहले ही अपना एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जारी किए थे। अब ये जो केस है ये भी आपका रिजर्वेशन से ही डील करता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की जो मैक्सिमम सीमा है, जो मैक्सिमम लिमिट है, वो 50% का जो नियम तय किया गया था
उसको सही ठहराया। बालाजी के मामले में दिए गए जजमेंट को कोर्ट ने एक तरीके से यहाँ पर उलट दिया और कहा कि ओबीसी को ओबीसी कैटेगरी में और अधिक ओबीसी में बांटा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था ना बालाजी का केस कि आप पिछड़े वर्ग को और अति पिछड़े वर्ग को नहीं बांट सकते हो, तो यहाँ पे कोर्ट ने उस चीज़ को सही ठहराया और जो 50% के आरक्षण की सीमा थी उसको भी सही ठहराया, उसको वैध माना। तो बालाजी के केस को उलट दिया गया इंदिरा साहनी के मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है आपका अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था। मतलब एक तरीके से यहाँ पर इसको जो है चुनौती दी गई थी, किसको? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना में जो भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं जैसे कि आपका यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन की बात की गई है वो जो जोड़ा गया था, तो उसी के क्लॉज 5 को आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 को सही ठहराया और जो 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 को भी कोर्ट ने इस केस में सही ठहराया, क्योंकि इसी अमेंडमेंट से ये वाला जो आपका क्लॉज 5 है ये आर्टिकल 15 में जोड़ा गया था। तो अगर ये आ जाए कि कौन सा केस लॉ है जिससे आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 को चुनौती दी गई थी जिस केस में और उसको संवैधानिक ठहराया था, तो वो केस है आपका अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिंग यूनिवर्सिटी 1996। दरअसल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई उच्च जाति की कोई महिला यानी कोई हायर कास्ट की कोई लेडी है वो किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति से विवाह कर लेती है, मतलब एक ओबीसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है और उससे वो शादी कर लेती है, तो उस महिला को ना तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का और ना ही आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो भी रिजर्वेशन की बात की गई है उसकी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। तो ये केस ध्यान रखना है। और इसी से मिलता जुलता एक और केस है मीरा कनवरिया वर्सेस सुनीता, 2006 का केस है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब एक हायर कास्ट का कोई पुरुष किसी शेड्यूल्ड कास्ट की विमेन से किसी महिला से विवाह कर लेता है तो उसे भी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोनों ही केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रिजर्वेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत के अंत की बात करता है। यानी कि अगर कोई इस तरीके से करेगा, दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत करेगा तो उसको विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो अस्पृश्यता का अंत करता है आर्टिकल 17 और ये केस लॉ आपका इसी आर्टिकल से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 17 में जो एक मूल अधिकार आपको दिया गया है वो केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको मिला हुआ है। यानी स्टेट तो किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का अपराध कर ही नहीं सकता, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी आपके साथ ऐसा करता है तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। और जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो हमारे पास क्या रेमेडी होती है? हम जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ये फ़ायदा होता है आपके जब किसी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में यही बात कही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है देवराजी वर्सेस पदमन्ना, आर्टिकल 17 से ही रिलेटेड है और कहता है कि छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई का निवारण आर्टिकल 17 करता है जो जाति प्रथा की ही देन है। यानी कि छुआछूत जो पहले एक सोशल इविल थी, एक सामाजिक बुराई थी, उसी का अंत करता है आपका आर्टिकल 17। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये आपका फंडामेंटल राइट्स है कि कोई आपके साथ ऐसा किसी तरह का व्यवहार ना कर सके। और एक तरीके से कोर्ट ने इसको ये कहा है कि ये जाति प्रथा की ही देन है। तो दो केसेस हो गए आपके आर्टिकल 17 पर। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 जो कहता है उपाधियों के अंत के बारे में। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो आपका आर्टिकल 18 से डील करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो केस लॉ है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि उपाधि का किसी व्यक्ति के द्वारा अपने नाम के पहले या पीछे प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक,
अब कोर्ट ने ये तो कहा, जैसे मान लीजिए अब ये जो उपाधि है ये किस उपाधि की यहाँ पे कोर्ट ने बात कही है, तो देखिए जैसे आपको पता होगा कि पद्म भूषण है ना, बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, पद्म अवार्ड्स जो होते हैं, या पद्म विभूषण भी होता है एक अवार्ड, एक होता है पद्मश्री। तो ये जो भी बड़े बड़े आपके पद्म वाले जो अवार्ड है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, तो इनको देने की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बिल्कुल संवैधानिक है। अगर सरकार किसी व्यक्ति को ये जो आपका अवार्ड्स वगैरह देती है तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन अवार्ड्स को आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में यूज़ किए गए जो उपाधि शब्द है उसमें इनको उपाधि नहीं माना जाएगा, यानी कोई व्यक्ति इनको अपने नाम से पहले यूज़ नहीं कर सकता है। तो आई होप ये जो केस है ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। नेक्स्ट आता है लॉवेल वर्सेस ग्रिफिन का केस। ये आपका डील करता है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो जो राइट टू फ्रीडम है, यानी जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 से लेके मतलब जो भी इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें अगर हम सब क्लॉज ए की बात करें तो उसमें बताया गया है आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की भी स्वतंत्रता है और अपनी बात को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है। तो इस केस में कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा था कि इसमें जो हमें वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, जो हमें बोलने का और अपनी बात को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, उसके अंदर हम किसी भी तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे हम संकेतों के माध्यम से करें, चाहे हम अंकों के माध्यम से करें, चिन्ह के माध्यम से करें, या ऐसे किसी भी अन्य कार्य द्वारा हम किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति इसके अंदर शामिल होती है। तो ये जो केस है लॉवेल वर्सेस ग्रिफिन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस और बेहद बेहद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। 1950 का केस है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने के इसके भी चांसेस हैं। ये भी आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसी से डील करता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति का अपने विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता भी शामिल है, यानी कोई व्यक्ति अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सके, ये फ्रीडम भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हर व्यक्ति को, मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति तो नहीं कहेंगे बल्कि नागरिक को मिला हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है तो आपको उसके साथ ये राइट भी है कि यहाँ पर आप अपने विचारों के प्रसार को भी, अपने विचार के प्रसार भी कर सको। अब इस केस में क्या हुआ था, रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य के केस में दरअसल जो पिटिशनर था, जो याचिका करता था, उसकी रेड क्रॉस पत्रिका, जो रेड क्रॉस पत्रिका थी उस पर बैन लगा दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर ये मामला उठाया गया था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की बात करें तो ये भी आपका आर्टिकल 19 से ही डील करता है और आर्टिकल 19 के दायरे को इस केस ने काफ़ी बढ़ा दिया था। इस केस में अधिकारों का, इसमें ये कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि जो आपका आर्टिकल 19 है उसमें जो भी आपको राइट्स मिले हैं उनका यूज़ नागरिक केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको राइट्स मिले हैं वो उस पर, मतलब हालांकि आप विदेश में उन राइट्स का यूज़ कर सकते हो, कोर्ट ने कहा, लेकिन इन पर वो सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में दिए गए हैं। यानी कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आपको है, आप इंडिया में भी उसका यूज़ कर सकते हो और विदेश में जाकर भी आपको वो राइट मिलेगा, बट जो रेस्ट्रिक्शंस है आपको वो नहीं भूलने हैं। आपको उन रेस्ट्रिक्शंस जो दिए गए हैं, जो निर्बंधन दिए गए हैं, उनमें से किसी भी एक आधार पर जो आपका आर्टिकल 19 में जो भी राइट्स दिए गए हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उन पर रोक लगाई जा सकती है। बिजो वर्सेस इमैनुअल के केस की बात करें तो ये भी आर्टिकल 19 से ही डील करता है और इस केस में कहा गया था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका चुप रहने का अधिकार भी आता है, यानी आप बोले या चुप रहें, ये भी आपके पास राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, जो आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो ये आपका प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये आपका आर्टिकल 19 में कवर होता है और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी विधि, यानी कोई भी ऐसा लॉ जो समाचार पत्रों पर पूरा अवरोध लगाता है, पूरा अवरोध मतलब फुल रेस्ट्रिक्शन लगाता है, वो ऐसा कोई भी लॉ या उसके आरंभ करने को
रोकता है कि आप वो जो न्यूज़पेपर है उसको शुरू नहीं कर सकते। इस तरीके का अगर कोई आप रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो वो आर्टिकल 19 में दिए गया जो राइट टू फ्रीडम आपको मिला है उसका अतिक्रमण है ये, और वो इलीगल है। यानी ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता जो आपके न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम ही तो है। तो अगर उस पर पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा तो फिर ये क्या होगा, इससे आपके जो आर्टिकल 19 में जो आपको राइट टू फ्रीडम दिया गया है उसका अतिक्रमण भी होगा, और साथ ही ये ऐसा लॉ यहाँ पर कोर्ट ने कहा है वो इलीगल होगा। ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी आपका आर्टिकल 19 से डील करता है और फ्रीडम ऑफ प्रेस से ही संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि जो आपकी बोलने की और अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि आपका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आर्टिकल 19 में ही शामिल होता है। तो इसी केस में कोर्ट ने कहा था कि जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आपका आर्टिकल 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है, क्योंकि जो समाचार पत्र होते हैं, जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, वो विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम होते हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से अपने विचार को न्यूज़पेपर्स में जो है वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आएगा। आर्टिकल 19 से ही एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है अजय कानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मोटर वाहन नियम 494B को विधि मान्य ठहराया था। दरअसल इस नियम को चैलेंज किया गया था इस केस में, क्योंकि इस नियम के अकॉर्डिंग स्कूटर चालकों को, जो लोग स्कूटर वगैरह चलाते हैं, उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य किया हुआ था। यानी जो भी व्यक्ति स्कूटर चलाएगा उन्हें हेलमेट पहनना ही पहनना है, ये मैंडेटरी था। तो एक व्यक्ति के द्वारा इसी को जो है वो चैलेंज किया गया इस केस में, अजय कानू वाले केस में। बट कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता ने जिसको इसको चैलेंज किया था, कोर्ट ने कहा कि भैया इसका जो उद्देश्य है ना, इस रूल का जो पर्पज़ है वो स्कूटर चालकों को दुर्घटना से बचाना है, उनको एक्सीडेंट से बचाना है, इसीलिए हेलमेट पहनना मैंडेटरी किया हुआ है। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 5 है वो क्योंकि हमें घूमने की स्वतंत्रता देता है ना, आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 5 है वही तो हमें घूमने की स्वतंत्रता दे रहा है। बट कोर्ट ने कहा कि भैया घूमने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन आप कैसे भूल गए, उसमें रेस्ट्रिक्शन भी तो हैं। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट में, सार्वजनिक हित में, ये जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में घूमने की स्वतंत्रता है, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। यानी जो आपके युक्तियुक्त निर्बंधन है वो तो लगाए जा सकते हैं। हेलमेट पहनने से अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से आपकी लाइफ तो सेफ होगी, साथ ही दूसरे व्यक्ति की लाइफ भी तो सेफ हो जाएगी ना जब आप हेलमेट पहनोगे तो ऐसी इस तरह का जो रीजनेबल निर्बंधन है, जो रीजनेबल आपके रेस्ट्रिक्शन है, वो तो कोर्ट लगा ही सकती है। आपको आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में जो घूमने की स्वतंत्रता दी गई है वो केवल कोई फुली आपको फ्रीडम नहीं मिला है, पूर्ण रूप से नहीं है, बल्कि उसमें रेस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं। नेक्स्ट केस आता है परीद वर्सेस नीलांबरन का केस। ये जो परीद वर्सेस नीलांबरन का केस है ये डील करता है आपके आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण है ना। अब इसमें जो परीद वर्सेस नीलांबरन का केस है इसमें ये कहा गया था कि जो कार्य पहले अपराध नहीं था, अगर बाद में लॉ बनाकर उसे आप अपराध घोषित नहीं कर सकते। अगर आपने आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 को देखा हो तो ये बात करता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कार्योत्तर विधियों का संरक्षण है उसमें 2 से 3 बातें हमने निकलकर सामने आई थी जब हमने आर्टिकल 20 को डिस्कस किया था। पूरा आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये केस देख लेंगे। बस आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो केस है ये आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 से रिलेटेड है। और इस केस में कोर्ट ने ये कह दिया था कि मान लीजिए अगर कोई कार्य जिस समय किया गया था उस समय वो अपराध नहीं था तो आप बाद में लॉ बनाकर उसे अपराध घोषित नहीं कर सकते। ये तो अलग बात हो गई है ना। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। ये भी आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 से ही रिलेटेड है। इसमें कहा गया था कि मान लीजिए अगर कोई अपराध पहले कम दंड से दंडित हो तो बाद में संशोधन करके दंड बढ़ा दिया जाए, तब बढ़ा हुआ दंड नहीं मिल सकता। ये सारे जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैंने अलग अलग आर्टिकल में, जब आर्टिकल जैसे ये अभी हमने 20 की बात की
तो आर्टिकल 20 पे अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने सारे केस जो है अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट केस लॉ ही डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो हम इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है मकबूल हसन वर्सेस बम्बई राज्य। दरअसल इस केस में क्या होता है कि एक अभियुक्त था, उस पर सी कस्टम एक्ट के अधीन अभियोग चलाया गया था और उसको पनिशमेंट भी दी गई थी। बाद में उस पर आईपीसी के तहत किए गए अपराध के लिए भी अभियोग चलाया गया। उसने कहा कि ये तो उसको दोहरा दंड दिया गया है, उसको जो आर्टिकल 20 में फंडामेंटल राइट मिला है दोहरे दंड से संरक्षण, इसका वायलेशन किया गया है। लेकिन कोर्ट ने उसके इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जो दूसरी कार्यवाही उस पर की गई है आईपीसी के तहत वो वर्जित नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे अपराध के लिए उस पर चलाई गई थी जो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न थी। तो यहाँ पर अभियुक्त को इस आर्टिकल का लाभ नहीं दिया गया था, क्योंकि दोनों कार्यवाहियाँ जो थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। तो ये आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से रिलेटेड था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो ये है आपका एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का केस। ये भी आपका आर्टिकल 20 से ही संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 का संरक्षण एक ऐसे व्यक्ति को भी मिल सकता है जिसका नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है और मजिस्ट्रेट ने जांच का ऑर्डर दिया है। दरअसल अगर हम इस केस की बात करें तो ये आर्टिकल 20 के से ही रिलेटेड है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कोर्ट ने यहाँ पर कही है वो ध्यान देने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 20 का संरक्षण चाहता है तो वो एक ऐसा व्यक्ति भी इस आर्टिकल की अधिकार की या इसकी प्रोटेक्शन की बात कर सकता है जिसका नाम एफआईआर रिपोर्ट में दर्ज होता है और जो मजिस्ट्रेट ने जिसके खिलाफ जांच का ऑर्डर दिया है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धनी। ये केस डील करता है आपका आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 से। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है आपके आत्म अभिशंसन के सिद्धांत की, यानी किसी भी व्यक्ति को आप अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ को संरक्षण देता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 है, इसका जो प्रोटेक्शन है वो केवल आपको कोर्ट में ही नहीं मिलेगा, मतलब कोर्ट में ही आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं अपने खिलाफ एविडेंस देने की, साक्ष्य देने की, बल्कि इस आर्टिकल का जो प्रोटेक्शन है वो आपको वहाँ भी मिला हुआ है जहाँ पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है, मतलब जहाँ पुलिस उससे पूछताछ करती है एक्यूज से। हालांकि अपराध की जांच करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा जो भी क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं वो सामान्य प्रश्नों के दबाव का उनसे गठन नहीं होता है। तो अगर पुलिस आपसे पूछताछ कर रही है तो उस पूछताछ के दौरान भी आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है और वहाँ भी पुलिस आपको अपने खिलाफ साक्ष्य देने में मजबूर नहीं कर सकती है। तो नंदिनी सतपथी का जो केस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दरअसल इस मामले में जो उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री थी नंदिनी, उन्हीं पर पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और उनको इसी तरीके से उनसे कुछ क्वेश्चन जो थे उनसे पूछे गए पुलिस द्वारा और उन्हें अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया गया था। तो ये केस जो है आपका बेसिकली सीधा सीधा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से डील करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है उससे डील करता है। ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का जो केस है, इसमें क्या होता है कि एक्यूज को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसके तहत जो है वो निरुद्ध कर लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का जो यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है हर व्यक्ति को, वो केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही प्रोटेक्शन नहीं देता है, कार्यपालिका के विरुद्ध ही आपको प्रोटेक्शन देता है, विधानमंडल के कार्यों के विरुद्ध आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है। पहले जान लेते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आप उसके जीने के अधिकार से वंचित कर सकते हो, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हो। तो यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रोसीजर जो आप बना रहे हो वो इस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए। लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये कह दिया था कि कार्यपालिका के खिलाफ तो आप इसका संरक्षण ले सकते हो, कार्यपालिका कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो आर्टिकल 21 का वायलेशन करता हो, बट जो विधानमंडल है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, वो ऐसा लॉ बना सकता है जो आपके राइट टू लाइफ को छीनता हो। लेकिन बाद में
इसी केस को उलट दिया गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के दायरे को काफ़ी बढ़ा दिया इस केस में और कहा कि आर्टिकल 21 कार्यपालिका के खिलाफ ही नहीं बल्कि विधायिका के खिलाफ भी हमें प्रोटेक्शन देता है। यानी कि ना तो कार्यपालिका, ना तो एग्जीक्यूटिव और ना ही हमारा लेजिस्लेचर, दोनों में से कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जो हमारे आर्टिकल 19 को प्रोटेक्ट ना करता हो या फिर हमारे आर्टिकल 21 को छीनता हो। ये ध्यान आपको रखना है। तो आर्टिकल 21 का जो दायरा बढ़ाया गया वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बढ़ाया गया और ए के गोपालन के केस को ही बदल दिया गया था, जजमेंट को ही बदल दिया गया था मेनका गांधी के केस में। नेक्स्ट आता है न्यायाधीश पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो आपका केस है ये राइट टू प्राइवेसी पर सबसे फेमस केस है। इस केस पर भी हमने अपना सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं मेनका गांधी केस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाए जिसमें हमने दोनों वीडियो में अलग अलग दोनों केसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इस केस में कहा गया था जीने के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है, यानी राइट टू प्राइवेसी का केस के नाम से फेमस पुट्टास्वामी के केस में ही राइट टू प्राइवेसी केस को एस्टैब्लिश किया गया था और कहा गया था कि आर्टिकल 21 जो हमें जीने का अधिकार देता है उसमें हमारा राइट टू प्राइवेसी भी आता है। इसे हम आधार कार्ड केस के नाम से भी जानते हैं जो पुट्टास्वामी का केस था। नेक्स्ट आता है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड का केस। ये कहता है कि आर्टिकल 21 में जो हमें राइट टू लाइफ दिया गया है उसमें जो हमारा राइट टू प्राइवेसी का जो राइट है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी आत्यांतिक नहीं है। इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। देखिए जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उन पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आर्टिकल 21 भी रेस्ट्रिक्शन से अछूता नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पर भी लगाए जा सकते हैं और जो हमें राइट टू प्राइवेसी मिला है उस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य। ये भी आर्टिकल 21 से ही डील करता है। वैसे आर्टिकल 21 में जितने भी इंपॉर्टेंट राइट्स हैं उन पर भी हमने अपना सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आर्टिकल 21 के राइट्स की जो लिस्ट है वो आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगी। सारे केस लॉज हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे, चाहे तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, यानी अगर किसी व्यक्ति को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को राइट टू डाई भी मिला हुआ है। तो जीने के अधिकार में आपका मरने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की तरफ बढ़ते हैं, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये आपका आर्टिकल 21 ए से डील करता है, जो हमें किस चीज़ का फंडामेंटल राइट देता है, एजुकेशन का, है ना, राइट टू एजुकेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा जो है वो एक मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 में दिए गए जीने के अधिकार में ही शामिल है। क्यों कोर्ट का ये कहना था? क्योंकि एजुकेशन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट का ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर सकता है। आप तो जानते ही हैं कि आज के टाइम में एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है और एजुकेशन के बिना कोई भी व्यक्ति अपना जो इंटेलेक्चुअल जो अपना मतलब बौद्धिक जो विकास है ना तो वो कर सकता है और ना और तरह के जो उसके डेवलपमेंट है वो भी सब तरीके के एक तरीके से रुक ही जाते हैं। तो शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और मोहिनी जैन का केस जो है आर्टिकल 21 ए पर एक लैंडमार्क केस माना जाता है, बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट केस है। इसके बाद आता है नरेंद्र वर्सेस बीबी गुजराल का केस। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 22 क्लॉज 5, अब आर्टिकल 22 ये भी आपके फंडामेंटल राइट से ही डील करता है और इसमें कहा गया है कि ये जो संरक्षण है, इसका जो प्रोटेक्शन है, ये उन व्यक्तियों को भी मिला हुआ है जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के अधीन निरुद्ध किया जाता है। आर्टिकल 22 ये भी हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमें अवैध गिरफ्तारी से नहीं बल्कि ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो आपको पढ़ना चाहिए और इसके अलग अलग क्लॉज दिए हुए हैं। काफ़ी लंबा जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमने केस लॉ भी डिस्कस किए हुए हैं। बस यहाँ पर जो है हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस की बात करें तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जब किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन करती है तो किसी व्यक्ति की पुलिस द्वारा अगर जो गिरफ्तारी की जाती है तो उसके संबंध में कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी
जिससे निर्दोष व्यक्ति को पुलिस द्वारा अवैध या मनमानी गिरफ्तारी से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जोगिंदर कुमार का केस अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा ऐसा लैंडमार्क केस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस गिरफ्तारी के बारे में जो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, तो इसी केस में ध्यान रखना है और जोगिंदर सिंह का केस आपको बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट आता है गणपति केशव राय नफीसुल हुसैन। इसमें कहा गया है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस की हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 है वो यही कह रहा है कि भाई किसी व्यक्ति को क्लॉज 1 तो नहीं, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 22, आप अगर चाहें तो क्लॉज भी ध्यान मत रखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 22 हमें ये प्रोटेक्शन देता है कि जो अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा वो अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है, और ऐसा इस केस में कहा गया है। सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आप जितना सिंपल तरीके से चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे वो चीज़ें ज़्यादा आपको ध्यान में रहेंगी। तारापद वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य में भी यही कहा गया है, ये भी यहीं से आपका निकल कर आया है, और इस केस में भी सेम वही सारी बातें कही गई हैं जो आर्टिकल 22 में कही गई हैं। अगर गिरफ्तारी के कारणों को किसी व्यक्ति को देरी से दिया जाता है तो उसका पर्याप्त कारण होना चाहिए। आर्टिकल 22 हमें ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तुरंत आपको पुलिस वालों को कारण बताने होंगे कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है, और इस केस में ये कहा गया कि अगर गिरफ्तारी के कारणों को उस व्यक्ति को देरी से बताया गया कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है तो फिर पर्याप्त कारण होने चाहिए। मतलब ऐसे ठोस कारण होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि उसको देरी से वो कारण बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। ये केस लॉ आर्टिकल 23 से डील करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो केस लॉ है ये जो पुराने समय में जो बंधुआ मजदूर प्रणाली चली आ रही थी, है ना, जो पहले समय में लोगों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, बंधुआ मजदूर रखे जाते थे, उसी को ख़त्म करने के लिए एक तरीके से ये आर्टिकल बनाया गया था। तो इस केस में होता क्या है कि एक PIL डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। PIL तो आपको पता ही होगा क्या होगी, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। दरअसल PIL जो है वो एक ऐसा केस होता है, एक ऐसा वाद होता है जो आप सीधे या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन PIL जो है जो व्यक्ति डालता है वो एक ऐसा व्यक्ति डालता है जिसके खुद के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से जब कोई वाद लाया जाता है तो उसे PIL कहते हैं। और वो वाद इसलिए लाया जाता है क्योंकि जिस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है या वायलेशन हुआ है, क्योंकि वो या तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर वो पहुंच नहीं सकता कोर्ट तक, तो इन सब कारणों से जब कोई व्यक्ति दूसरे की ओर से कोई केस फाइल करता है तो उसको हम PIL कहते हैं। इसे हम हिंदी में लोकहित वाद के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में इसी तरीके से एक PIL दाखिल किया गया था, और ये कहा गया था कि आर्टिकल 23 में कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 23 जो मानव के दुर्व्यापार और ज़बरदस्ती उन पर काम लेने पर रोक लगाता है, उसमें सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो बंधुआ मजदूर प्रणाली जो पहले समय से चली आ रही थी उसको ख़त्म करेगा ये। और इसी उद्देश्य से हमारी जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। तो बंधुआ मजदूर प्रणाली को ख़त्म करने के लिए ही संसद ने उस एक्ट को पास किया था, इसलिए ये केस आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 23 के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस की, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर हम इस केस को देखें तो ये केस भी आपका खासा इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 23 के लिहाज से। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 23 केवल बेगार को ही नहीं, बेगार मतलब किसी से काम कराकर उसे पैसे ना देना, तो केवल बेगार को ही नहीं बल्कि इसी तरह के सभी बलपूर्वक मतलब ज़बरदस्ती किसी से जो काम लिया जाता है उसको भी वर्जित करता है। यानी आप केवल आर्टिकल 23 को अगर देखो तो ये केवल बेगार को ही मना नहीं करता है बल्कि ज़बरदस्ती बलपूर्वक किसी से अगर आप काम कराते हो तो उसको भी ये मना करता है। तो आई होप ये केस लॉ आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो वो है MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य। MC मेहता का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आर्टिकल 24 से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जा सकता है, और इस संबंध में कुछ गाइडलाइंस भी कोर्ट ने जारी की। ये जो केस है MC मेहता का केस, ये
बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है आर्टिकल 24 पर। इस पर हमने अपना एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस थी, जो भी डायरेक्शंस थे, वो सब कुछ हमने डिस्कस किए हुए हैं। यदि आप इस केस को देखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाके इस केस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो MC मेहता के केस में क्या क्या गाइडलाइंस दी थी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 24 से डील करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट केस SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है आपका 1994 का केस, और इस केस में ये पूछा गया था, मतलब ये प्रश्न उठा था कि क्या जो पंथ निरपेक्ष ढांचा है वो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है या नहीं। तो जो पंथ निरपेक्षता है वो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा या नहीं, इसी क्वेश्चन का उत्तर देते हुए कोर्ट ने कहा था कि जो पंथ निरपेक्षता है वो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। यानी हमारे संविधान में जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, उन बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में हमारा पंथ निरपेक्षता भी आता है। यानी केवल पंथ के आधार पर किसी भी धर्म के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट केस है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है ना, धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इसके अलावा ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम अपनी एक सेपरेट अलग वीडियो में केस लॉ के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो कौन सा केस लॉ था जिसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की अगर बात करें तो वो है डाउन्स वर्सेस विडवेल। ये एक इंग्लिश केस है 1921 का, और इस केस में कहा गया था कि हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मनाने की, किसी भी ढंग से ईश्वर की पूजा करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दरअसल आर्टिकल 25 जो आपको किस किस चीज़ की स्वतंत्रता देता है, किसी भी धर्म को मनाने की, उसके आचरण की, उसके प्रचार की, है ना, और एक तरीके से आप चाहें तो आप अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता भी एक तरीके से वो देता है। तो 4 तरह का जो आपको फ्रीडम मिला हुआ है, ये आर्टिकल 25 इसकी बात करता है। तो यही बात इस केस में कही गई थी कि भाई अगर कोई व्यक्ति के अनुसार चाहे तो किसी भी धर्म को माने, किसी भी ढंग से ईश्वर की पूजा करे, ये पूरा फ्रीडम होना चाहिए एक पर्सन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKRM वेलफेयर एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो आर्टिकल 25 और 26 है, दोनों ही धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है ना, इसके अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसका प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण फैलाने का या दूसरे लोगों की शांति भंग करने का कोई राइट नहीं है। दरअसल ये जो केस था चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल वाला, इसमें क्या होता था कि एक चर्च था, इसके मैं थोड़े सा आपको फैक्ट बता दूं कि इस केस में क्या होता था कि एक चर्च था और उस चर्च में बड़ी तेज आवाज में, मतलब एक तरीके से नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे, जिससे आसपास के लोगों की जो शांति थी वो बहुत ज़्यादा भंग हो रही थी। तो ऐसा हुआ कि कोर्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता का यूज़ करो, आप अपने जो भी आपको रिलीजन का फ्रीडम मिला हुआ है कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ, ये तो आपको फ्रीडम मिला हुआ है, बट आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता का यूज़ ऐसे करो जिससे कि आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनकी लोक शांति भंग ना हो और नॉइज़ पॉल्यूशन भी उससे ना फैले, है ना, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप अगर अपने राइट का यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका रवि स्टैनलीनास वर्सेस MP स्टेट, मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था में निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उन पे कुछ ना कुछ आपको रेस्ट्रिक्शन मिलेंगे। तो बिना रेस्ट्रिक्शन के सारे राइट्स आपके एब्सोल्यूट तो है नहीं। जैसे आप अगर आर्टिकल 21 की ही अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ देता है वो आर्टिकल भी पूरा एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो आपके धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है इस पर भी तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जब हमने आर्टिकल 25 और वो सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जिसमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है। तो वही बात इस केस में कही गई है कि लोक व्यवस्था में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अब इस केस में हुआ क्या था कि एक धर्म परिवर्तन अधिनियम पारित किया गया था जिसको एक चुनौती दी गई थी एक ईसाई पादरी के द्वारा। मतलब क्रिश्चियन में जो चर्च वगैरह में जो पादरी रहते हैं
उन्होंने ही इस एक्ट को, जो धर्म परिवर्तन अधिनियम था, उसको चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि ये उनके प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया प्रचार की स्वतंत्रता पर अगर आप देखो तो लोक व्यवस्था के आधार पर तो रेस्ट्रिक्शन लगा ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है। नेक्स्ट है टीएमए फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य, 2003 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने बताया था कि अगर आप ये कैसे तय करोगे कि कोई स्टेट है और उस स्टेट में कुछ लोग माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं आते, तो ये चीज़ आप कैसे देखोगे कि कुछ लोग माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि भैया ये चीज़ आप तय करोगे राज्य की जनसंख्या के आधार पर। अब देखिए किसी स्टेट में कुछ कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी में आती हैं, कुछ वैसे माइनॉरिटी में आती हैं। आप अगर दूसरे स्टेट में देखो तो कहीं पर हिंदूज़ आपके माइनॉरिटी में आते हैं, कहीं पर मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक कास्ट को ले लिया और वो हर जगह वही माइनॉरिटी में आएगी, तो ऐसा नहीं माना जाता है। तो जनसंख्या के आधार पर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक स्टेट है, कोई भी एक ऐसा खास राज्य है जिसमें कुछ जाति के लोग जनसंख्या के आधार पर कम हैं, तो जिस राज्य में जिस जाति की जनसंख्या कम होगी आप उसे ही तो माइनॉरिटी में डालोगे। तो वही बात कोर्ट ने इस केस में कही थी कि भैया अल्पसंख्यकों का अगर आपको निर्धारण करना है, अगर आपको ये देखना है कि किसको आप माइनॉरिटी में डालोगे किसको नहीं, तो ये सब आप स्टेट की जनसंख्या के आधार पर कर सकते हो। वहाँ पर आपको स्टेट की जनसंख्या देखनी होगी कि उस स्टेट में किस कास्ट के लोगों की जो भी पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी तो नहीं सॉरी, जो भी उनकी संख्या है वो कितने नंबर में वो लोग हैं, है ना, और जिनकी जनसंख्या कम होगी वही आपके माइनॉरिटी में आएंगे। नेक्स्ट जो केस आता है वो है डीएवी कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, मतलब जो भी माइनॉरिटी की जो वर्ग होते हैं, उनको अपनी रुचि की ही शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार में शिक्षा के माध्यम से विकल्प का अधिकार भी शामिल है। अब देखिए जो आर्टिकल 29 है और जो आपका आर्टिकल 30 है, ये दोनों ही बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की। आर्टिकल 29 ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, ठीक है ना, कि उनके हित जो हैं वो संरक्षित रखे जाएंगे। आर्टिकल 30 क्या बात करता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और उनको चलाने का जो राइट होगा वो अल्पसंख्यकों का अपना होगा, यानी कि अगर वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं, तो वो चला सकते हैं। ये राइट उन्हें देता है आर्टिकल 30। अब यहाँ पे कोर्ट ने यही बात कही है कि भैया जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो चाहें तो अपनी पसंद की किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्थापित भी कर सकते हैं और उसको प्रशासित करने का अधिकार भी उनको मिला हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस मामले में आर्टिकल 31A, 31B और 31C की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी। दरअसल पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें तो पहले इसमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, मतलब कि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, ये आपका एक फंडामेंटल राइट था। बट बाद में क्या होता है, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में, है ना, 1978 में क्या होता है कि इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया जाता है, इस आर्टिकल को रिपील कर दिया जाता है, यानी आर्टिकल 31 को यहाँ से निकाल दिया गया और बाद में उसे कहाँ डाल दिया गया, आर्टिकल 300A, एक नया आर्टिकल बनाकर उसमें डाल दिया गया। यानी कि अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट ना होकर केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई फंडामेंटल राइट है तो उसके लिए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे आर्टिकल 32 के तहत, या आर्टिकल 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट में रिट दायर करोगे। लेकिन अब क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये है कि जब इस आर्टिकल को निकाल दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन से, तो बाद में क्या होता है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये इसमें ऐड किए गए। 31A और B की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए, ठीक है ना, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों आर्टिकल के साथ 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को शामिल किया जाएगा उनको आप इस आधार पर ही कोर्ट से असंवैधानिक घोषित नहीं करा सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये हुआ।
बात करें अगर आर्टिकल 31C की, तो ये आपका ऐड किया गया था 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, और 1971 में, ईयर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तो 1971 में 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से आपका ये वाला आर्टिकल जो है ऐड किया गया था। और इसमें ये कहा गया कि जो भी आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व तो हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, 36 से लेके 51 तक, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट के खिलाफ जो भी लॉ बनाया जाएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर होता क्या है, इस केस में इन तीनों ही आर्टिकल्स को चुनौती दी जाती है कि भाई ये लीगल है या नहीं है, लेकिन बाद में कोर्ट क्या करती है कि इन तीनों ही आर्टिकल्स को वैध ठहराती है। कोर्ट के द्वारा ये कहना है कि ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं ये बिल्कुल अवैध नहीं है, एकदम लीगल हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसी आर्टिकल से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट केस IR सेलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद, अब 24 अप्रैल 1973 क्या है, ये है आपका केशवानंद भारती जजमेंट, है ना, केशवानंद भारती जजमेंट की डेट। केशवानंद भारती केस भी हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, आपको समझना है तो आप चैनल पे जाके अच्छे से उस केस को समझ सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा इस केस को डिस्कस किया गया है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर के केस के नाम से भी जाना जाता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, आधारभूत ढांचे का, वो सबसे पहले केशवानंद भारती के केस में ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो क्या होता है कि इस केस में कोर्ट ने कहा कि भैया 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी जिस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की 9वीं अनुसूची में अगर आप किसी भी अधिनियम को डालते हो, मतलब आपने उसमें जो भी अधिनियम है, जो भी उसमें एक्ट है जिनको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, उसको आप वर्णित किसी भी एक्ट को फिर आप क्या कर सकते हो, आप चुनौती दे सकते हो। मतलब पहले तो आप चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन जब से केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया है, जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन पढ़ा था, क्या कहा गया था केशवानंद भारती केस में कि भाई आप जो है वो संविधान के किसी भी भाग में जो पार्लियामेंट है वो संशोधन कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करेगी, मतलब कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगी जिससे आपका बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान होता हो, ठीक है ना। तो कोर्ट ने इस केस में यही कहा है कि भैया 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय है, ठीक है, आप उसे पहले चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन केशवानंद भारती के केस का जिस दिन से जजमेंट आया है उसके बाद आप उसमें शामिल किसी भी एक्ट को चुनौती दे सकते हो, अगर वो फंडामेंटल राइट नहीं, आधारभूत ढांचे के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, यानी कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म पहुंचा रहा है, वो एक्ट उसके अगेंस्ट है, तो फिर आप उसको भी चुनौती दे सकते हो, भले ही वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है, केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे जो केस है ना वो फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 से रिलेटेड केसेस की। कानू सान्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, ये केस लॉ आपका डील करता है हेबियस कॉर्पस की रिट से, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो आपको पता है ना, जब किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है, उसको अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो कोर्ट क्या करती है, उस व्यक्ति के संबंध में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके पूछती है कि उसे जो डिटेन किया गया है क्या वो वैध आधार है या नहीं, या उसे इलीगली डिटेन कर लिया गया। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो निरुद्ध व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करने के बिना भी आप जारी कर सकते हो। मतलब इसका अर्थ ही यह है कि बंदी को कोर्ट के सामने पेश करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया न्यायालय के सामने उस व्यक्ति को पेश किए बिना भी ये रिट जो है वो जारी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का प्रयोग जेल में बंद कैदी के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है, जो उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ मेंटली टॉर्चर हो रहा है, तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ जो जेल में बंद है, तो उसके साथ इस तरीके से किए जाने वाले गलत व्यवहार को से उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये जो सुनील बत्रा का केस है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को जेल में बंद करके रखा जाता है और फिर उसके साथ जो बुरा व्यवहार होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का यूज़ कर सकते हैं, और ये बात इस केस में कही गई है। तो आई होप यहाँ तक के जो केस लॉ थे वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की अगर बात करें
मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस जीसी मंडवारा। अब यहाँ पर ये जो केस है ये भी आपका रिट से ही संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस जीसी मंडवारा का जो केस है, इसमें पहले ये देख लेते हैं कि कोर्ट ने कहा क्या है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि भैया संबंधित अधिकारी की ड्यूटी ये होती है कि अगर विवेकीय निर्णय वो लेता है तो परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जो ये केस है ये आपका परमादेश रिट से रिलेटेड है। परमादेश मीन्स मैंडामस, जिसे हम मैंडामस रिट के नाम से भी जानते हैं। परमादेश जो रिट है इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और या फिर मान लीजिए कोई सरकारी है या निगम है, कोई कॉरपोरेशन है, अगर वो अपने लीगल ड्यूटी को पूरा नहीं करता है, जिसको ड्यूटी उसको दी गई है, तो फिर उसके खिलाफ ये परमादेश रिट जो है वो जारी की जा सकती है। इसको हमने अलग से वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सारी रिट्स बल्कि मैंने अलग अलग वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके इन सभी रिट्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई मान लीजिए जिस अधिकारी के खिलाफ आपने परमादेश की रिट जो है कोर्ट में दायर की है और वो अधिकारी अपने विवेकीय निर्णय का प्रयोग करता है उस काम में जिसके खिलाफ आपने परमादेश रिट जारी की है, तो फिर उसके खिलाफ आप ऐसी रिट जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपना उस काम में विवेक यूज़ किया है, अपनी बुद्धि यूज़ की है। तो ऐसे काम में आप परमादेश रिट जारी करके उसके खिलाफ दायर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है संतोष सिंह वर्सेस भारत संघ। अब यहाँ पे भी परमादेश रिट की ही बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रिट का यूज़ केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर उपचार के लिए ही आप कर सकते हो। यानी जब आपके किसी फंडामेंटल राइट्स, आपके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तभी आप परमादेश रिट का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप हर मामले में इस रिट का यूज़ नहीं कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रतिषेध रिट की। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारिता के बाहर जाने से रोकना। यानी जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जो आपकी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होती हैं, उन कोर्ट्स को जो भी उनका जुरिडिक्शन को उनको दिया गया है तो वो अपनी अधिकारिता में रहकर ही जजमेंट करें, उनसे ये कहा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उनका जुरिडिक्शन ही नहीं है और उन्होंने ऐसे मामले में अपना फैसला सुना दिया या उसके बाहर वो चले गए, तब उनके खिलाफ प्रतिषेध रिट जो है वो जारी की जाती है। और यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा है कि भैया ये जो प्रतिषेध रिट है ये उत्प्रेषण रिट की तरह ही केवल न्यायिक और जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं उनके खिलाफ जारी की जाती हैं। न्यायिक मीन्स जो भी आपकी जुडिशियल संस्थाएं होती हैं, और अर्ध न्यायिक का मतलब हो गया आपका अधिकरण। अधिकरण मीन्स जो आपके ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं वो क्वासी जुडिशियल उनको कहा जाता है ना। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा है कि भैया जो न्यायिक संस्थाएं होती हैं और जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं उन्हीं के खिलाफ जारी होता है। ये कार्यपालिका, प्राधिकारी और विधायिका के खिलाफ आप जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विधायिका ना तो कोई न्यायिक संस्था है ना ही अर्ध न्यायिक संस्था है, और इसी तरह से जो आपका लेगिस्लेचर है वो भी आपका इस एरिया से, इस जुरिडिक्शन से बाहर है। तो एक तरीके से बस हमें यही ध्यान रखना है। केस लॉ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जब रिट्स पर आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं, आपको केस लॉ लिखने होते हैं। बिना केस लॉ के आपका आंसर जो है वो अधूरा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात कर लेते हैं। केस का नाम है हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशाद। अब ये जो केस है ये है आपका उत्प्रेषण रिट करने के लिए। देखो यहाँ पे बात हो रही है उत्प्रेषण रिट की, है ना। अभी हमने पढ़ा था प्रतिषेध रिट, अब बात हो रही है उत्प्रेषण रिट की। उत्प्रेषण रिट का मतलब क्या होता है? देखो उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है कि कोई कोर्ट है और उसने अपनी जुरिडिक्शन के बाहर कोई कार्यवाही कर दी, तो अब उसको कैसे सुधारा जाएगा, तो उसके खिलाफ जारी होती है उत्प्रेषण रिट। मान लीजिए कोई ऐसा कोर्ट है जिसे भरण पोषण की कार्यवाही लेने का कोई अधिकार नहीं है ना। कोई भी कोर्ट है, उसे मेंटेनेंस का केस नहीं लेना था या उसके जुरिडिक्शन के वो बाहर आता है और फिर भी उसने ले लिया, तो क्या होगा? उसके खिलाफ जारी होगी उत्प्रेषण रिट। तो ये भी तो प्रतिषेध रिट की तरह ही न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ही जारी होती है। अच्छा, वैसे हमने इस रिट को भी बिल्कुल अलग से सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए कोर्ट के जजमेंट में आपको बिल्कुल स्पष्ट गलती दिखाई देनी चाहिए, है ना। जो भी कोर्ट जजमेंट दे रही है उसमें एकदम ऐसी गलती हो कि जो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे। अगर कोई गलती, इस केस में कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गलती खुद ही स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिसे स्पष्ट करने के लिए जांच करनी पड़ती है, तो फिर वो उत्प्रेषण रिट का आधार नहीं होगा। तो यहाँ तक के केस हुए। अब बात कर लेते हैं कारकरी वर्सेस स्टा एल शेरडे। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो आपका केस है, देखो हर रिट पे आपको केस मिलेंगे,
है ना, हर रिट पे आपको केस मिलेंगे, सारे केस इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका जो केस है कारकरे वर्सेस टा एल शेडे, ये आपका डील करता है अधिकार परीक्षा की रिट से, जिसे हम को वारंटो के नाम से भी जानते हैं। अधिकार परीक्षा की रिट कब जारी होती है? जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को ले लेता है जिसको लेने का उसका कोई राइट नहीं है ना, किसी दूसरे की पोस्ट को हथिया लिया, लेकिन वो जो पोस्ट है वो एक पब्लिक पोस्ट होनी चाहिए, एक सार्वजनिक पद होना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा है कि भैया मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत समय से किसी पोस्ट पर है जिसके खिलाफ कोई शिकायत भी किसी ने नहीं की कि वो इस पोस्ट पर क्यों है, कोर्ट ने उनके खिलाफ अधिकार परीक्षा की रिट जारी करने से यहाँ पर इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो केस है ये आपका अधिकार परीक्षा की रिट से रिलेटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ ही मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ की सीरीज़ है ये। और आई होप, मुझे इतना तो आशा ही है कि आपको जितने भी केस लॉ मैंने बताए हैं वो सब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने कहा कि भैया एक अपंजीकृत संघ, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपके पास ऐसी कोई भी संगम है, कोई ऐसा यूनियन बना हुआ है लोगों का जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अनरजिस्टर्ड यूनियन भी क्या कर सकती है? आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर कर सकती है। अब ये जो केस है ये है आपका PIL से रिलेटेड, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम लोकहितवाद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो केस है आपका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और PIL के मामले में ये केस अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पे एक तो आपको जज का नाम ध्यान रखना है, उनका नाम था जस्टिस कृष्ण अय्यर जी। जस्टिस कृष्ण अय्यर जी का नाम याद रखना है। उन्होंने कहा था कि भैया अगर आपको PIL दायर करनी है, जो आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से दायर कर रहे हो जो बहुत ही गरीब है, या जिसके पास पैसे भी नहीं है कोर्ट तक पहुंचने के लिए, या उसकी और कोई मजबूरी है, और आप उसके फंडामेंटल राइट्स को लागू कराना चाहते हो, तो आप करा सकते हो। और यहाँ पे केस में यही कहा गया कि अगर कोई अरजिस्टर्ड फर्म है या कोई यूनियन है तो वो भी केस फाइल कर सकती है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 जो है वो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने की पावर देता है। तो आई होप यहाँ तक का ये केस लॉ आपको डिस्कस, बिल्कुल जो भी मैंने किया वो सब सिंपल भाषा में आपको समझ आया होगा। SP गुप्ता वर्सेस राष्ट्रपति और अन्य, इसे हम जानते हैं भैया जजों के स्थानांतरण का मामला। ये ध्यान रखना है आपको, जजों के स्थानांतरण का मामला, यानी जजों को जो ट्रांसफ़र किया गया था उसके मामले के नाम से इस केस को जाना जाता है। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भैया जो आप जनहित याचिका लाते हो उसको लाने के अधिकार का एक अपवाद है, यानी कि जो आपकी PIL है ना, वो आपके वाद लाने के अधिकार का एक अपवाद है। अब अपवाद कैसे? अब देखिए, जिस व्यक्ति के राइट का उल्लंघन हुआ है, जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, वही तो कोर्ट जा सकता है। ऐसा ही तो है नियम, सिंपल क्या है कि जिसका राइट का वो है, जिसके राइट का उल्लंघन हुआ है वही कोर्ट जाए। लेकिन PIL इस बात का एक अपवाद पेश करती है कि जिस व्यक्ति के राइट का फंडामेंटल राइट का जिसका उल्लंघन हुआ है, अगर वो कोर्ट नहीं जा पा रहा है या उसकी कोई ऐसी मजबूरी है, तो उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति भी सीधे कोर्ट में PIL दाखिल कर सकता है और उसको उपचार मिलेगा, उसको रेमेडी मिलेगी। तो यही बात इस केस में कही गई है कि भैया जनहित याचिका जो है वो वाद लाने के अधिकार का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। तो ये जो केस था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताई है कि इसे जजों के स्थानांतरण का मामला कहते हैं। और यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि भैया ये जो PIL है ना, ये किसी के भी माध्यम से दायर की जा सकती है, ठीक है ना, किसी भी माध्यम से। इसके लिए आपको किसी टेक्निकल रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपली जो है वो यहाँ पर कोर्ट ने ये बात बोली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती। मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों और निकायों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, वो किसके खिलाफ आपको उपलब्ध हैं? आप सोच रहे हो कि कहीं हमें राज्यों के खिलाफ ही मिले हुए हैं, है ना, राज्य आपके साथ भेदभाव करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कि भैया इस केस में कोर्ट ने साफ कह दिया कि भैया जो फंडामेंटल राइट है ना, वो आपके प्राइवेट व्यक्ति और निकायों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। आप इनके खिलाफ चाहो तो तब भी आप रेमेडी ले सकते हो। तो ये जो केस लॉ हमने देखे ना, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं। सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स जितने भी आपको दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से लेके आपके और 32 तक, बेसिकली तो यहीं तक है। वैसे चैप्टर जो है वो आपका 12 से लेके 35 तक है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं 12 में तो पता ही है आपको स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। 13 में कुछ ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो कहाँ तक शून्य होगा, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है फंडामेंटल राइट की वो रही है आर्टिकल 14 से, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। और वहीं से हमने सारे केस लॉज, यहाँ से हम स्टार्ट हुए और हमने काम बात की है रिटों तक की, जो रिट दी गई हैं। तो रिट्स जो दी गई हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, वो सब रिट्स के केस लॉ हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो भी हम इसी तरीके से एक एक करके डिस्कस करेंगे विद केस लॉज।